हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। माय नेम इज़ गुनेश शर्मा और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, उसके अलावा जो दुनिया में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर हमने कवर किया था करेंसी कैपिटल कंट्री, और जो आज अपन इस सेकेंड वीडियो में जो आज अपन पढ़ेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सा भी पेपर ले लीजिए, एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन या उसका हेडक्वार्टर पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे आप इसे मार्क कर लीजिए, क्योंकि भारत के किसी भी पेपर के अंदर ये कंपलसरी क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, तो स्टैटिक जीके का जो सेकंड टॉपिक है जो आपके सामने है इस वक्त, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको सारे के सारे हेडक्वार्टर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उनके काम, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया में क्या काम है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि कई बार जो थोड़े यूपीएससी के पेपर हैं या एसएससी के पेपर हैं, तो उनमें उन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक या दो लाइंस दे के पूछ लिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो काम करती है या नहीं करती है। तो इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा काम करती है और उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सबसे इम्पोर्टेंट उसका हेडक्वार्टर। तो अपन ने जो कोड करा है, या फिर अपन कोशिश करेंगे कि जैसे इसको इसको बाकी चीज़ों से रिलेट करके याद करवाने की, ताकि आपको इसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ याद हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, ताकि हम आपके पेपर को क्लियर करने में और मदद कर सकें, आपको और करंट चीज़ों से अपडेट करवा सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज अपन करने वाले हैं, जैसा कि टॉपिक मैंने आपको बताया, पिछले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर अप किया था और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सेकंड कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी दुनिया में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर या बाकी, आपको वही सब पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस पेपर में हम वही बातें करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके काम के बारे में और उनके हेडक्वार्टर के बारे में, जो कि आपके पेपर से इम्पोर्टेंट है। ओके, ये देखिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो ये वर्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद में इसको बनाया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद में लीग ऑफ नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1919 के अंदर, लीग ऑफ नेशन। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ये बनाई ही इसलिए गई थी कि वापस दुनिया में वर्ल्ड वॉर ना हो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में वापस से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जरूरी था जो कि अच्छे से काम करे, क्योंकि पहली ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई थी, लीग ऑफ नेशन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। इसका भी मोटिव यही है, दुनिया में पीस रखना, ह्यूमन का डेवलपमेंट करवाना, और जितनी भी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक मंच पे आके, एक जगह पे आके सॉर्ट करना, उसको सॉल्व करना। ओके, तो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, तो वो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 15 है, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। उसके बाद में अपन बाकी भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस के सबसे ज़्यादा, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और इसी को याद करवाने के अपन तरीके देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैसे याद किया जा सकता है। तो दुनिया में जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस की जो स्पेशलाइज एजेंसी है वो मैंने आपको बताया 15 है। तो इन 15 को ही याद करने का तरीका अपन देखते हैं। ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बोलते हैं इनको, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती है। जैसे कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम में है। देखिए, फूड और एग्रीकल्चर की जब भी बात होगी, हमेशा रोम को याद रखना है। रोम फूड के लिए बहुत फेमस है। दुनिया में अगर फूडी, जितने भी जो फूड को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी फेवरेट प्लेस रोम होती है। इसीलिए फूड का जब भी बात आएगी तो अपन को रोम याद रखना है। वैसे ही सिविल एविएशन को लेके सबसे ज़्यादा जो काम हुए हैं दुनिया में, डेवलपमेंट होते हैं, वो होते हैं मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर। ये कनाडा के अंदर है।
ये जो जगह है ये कनाडा के अंदर है। इसको बोलते हैं ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये देखिए फूड एग्रीकल्चर एक ही बात है। तो यहाँ पे भी रोम आया है, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर फूड ऐसी जो खाद्य चीजें हैं जो उनका हेडक्वार्टर की बात होगी तो हमेशा रोम लगाना है। उसके बाद में देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में। उसके बाद में और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको थोड़ा डायरेक्टली याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अपन देखेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशन को याद करने का तरीका। ये देखिए, ये जो 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको याद करने के लिए, 5 ऑर्गेनाइजेशन को याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है। PM हरिलाल थे, आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, एक स्टेटमेंट, PM हरिलाल थे। हरिलाल महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे, उनका नाम था हरिलाल। ये देखिए सबसे बड़े बेटे थे उनके, वो कभी PM रहे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो PM थे देश के, लेकिन अपन को इसको अलग करके याद रखना है, PM हरिलाल थे। अब इससे आपको 15 में से 5 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आसानी से याद हो जाएगा। देखिए PM, P से प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाली WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो जो प्रॉपर्टी है वो P से रिलेट कर दिया है, P। उसके बाद में M, मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल देखे हुए आप, तो ये देखिए WMO, ये रही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उसके बाद में देखेंगे आप थे हरिलाल, हरिलाल H का हेल्थ, हेल्थ का देखोगे अगर आप तो ये देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगला अगर आप देखेंगे तो L, हरिलाल थे, L से लेबर। तो लेबर का अगर आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जेनेवा में। देखिए दो सारे के सारे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद थे टेलीकम्युनिकेशन, PM हरिलाल थे, P से हो गया प्रॉपर्टी, M से हो गया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन। तो ये देखिए टेलीकम्युनिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्टडी करके इसको कि दुनिया में 5 ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी बड़ी, जो कि पेपर में कई बार पूछी जाती है, उन सबका हेडक्वार्टर जेनेवा में। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, PM हरिलाल थे, ये PM है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद में महात्मा गांधी और उनके बेटे हरिलाल, महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे का नाम हरिलाल था। तो आपको सिर्फ याद करना है PM हरिलाल थे। इससे हो गया आपका प्रॉपर्टी, मेट्रोलॉजिकल, हेल्थ, लेबर, टेलीकम्युनिकेशन, पांचों के पांचों का हेडक्वार्टर सिर्फ जिनेवा में। जब भी इससे आ जाए आपका इस कोड से रिलेटेड तो आपको जिनेवा टिक करना है। 5 ऑर्गेनाइजेशन का याद करने का तरीका बहुत ही आसान हो चुका है। अब बाद में देखेंगे, अगला देखेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, फूड, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम। जब भी फूड की बात होगी, ये देखिए फूड, पिज्जा, तो जब भी फूड की बात होगी तो हमेशा आपको याद रखना है इटली, इटली कैपिटल है रोम, ठीक है। ये दुनिया में जो फूड लवर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन है रोम। इसलिए जब भी फूड की बात आएगी तो आपको याद रखना है रोम। एग्रीकल्चर हुआ, फूड हुआ, ये सब से रिलेट करेगा रोम। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है FAO, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये थी ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो इसका हेडक्वार्टर रोम में। ये देखिए सेकंड वाली, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्रीकल्चर, वही फूड से रिलेटेड है, इसका भी हेडक्वार्टर रोम। अब अगला देखेंगे अपन यूनेस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब भी साइंटिफिक, कल्चरल, फैशन, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा तो हमेशा उसका हेडक्वार्टर होगा पेरिस। देखिए पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फैशन के लिए।
पेरिस फैशन वीक होता है, दुनिया में सबसे बड़ा जो एक फैशन वीक होता है, जैसे बॉम्बे फैशन वीक भी होता है, वैसे दुनिया का सबसे बड़ा फैशन इंडस्ट्री का जो कोई वीक होता है, फैशन वीक होता है, वो होगा पेरिस के अंदर, जिसको पेरिस फैशन वीक भी बोलते हैं। तो कल्चर, फैशन, जब भी इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो हमेशा पेरिस ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंट जो है हेडक्वार्टर के साथ में नाम भी है, जो हेड है जो यूनेस्को की, वो एरिना बोकोवा है। एरिना बोकोवा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई पेपर में ये भी पूछ लेते हैं कि यूनेस्को की हेड कौन है, यूनेस्को की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेड का नाम बताइए। तो एरिना बोकोवा। कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेड का नाम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अपन उनका नाम भी साथ में स्टडी करते हुए चलेंगे, ताकि आपको अगर पेपर में ऐसा कोई नाम आता है, क्योंकि आएगा इसी में से, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड का नाम पूछा गया या आया है तो भरोसा रखिए इन्हीं में से आएगा जो अपन बात करेंगे। इसीलिए यूनेस्को है, यूनेस्को ने, ये देखिए, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। एरिना बोकोवा इसके हेड का नाम है, और इनकी जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, क्योंकि कल्चर, फैशन, ये सब रिलेट करेगा हमेशा पेरिस से, ठीक है। अगला देखते हैं, टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन याद रखना बहुत ही आसान है, UNWTA, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो टूरिज्म को डेवलप करना है, टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। दुनिया में कैसे लोग एक दूसरे कंट्री को जाने, उनके कल्चर को जाने, उनके उनके जो वहाँ के फूड है, वहाँ के जो रहन सहन है उसको जाने, उसके लिए काम करता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ की जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है, हेरिटेज सिटीज़ हैं, उनको लेके भी काम करता है। तो उनके लेके भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, टूरिज्म को लेके भारत में एक पिक्चर आई थी कुछ सालों पहले जो कि बहुत फेमस हुई थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये आप जो पोस्टर देख रहे हैं, ये जो पोस्टर है ये उसी पिक्चर का है। तो इस मूवी में स्पेन को बहुत ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाया गया जो कि है भी। तो स्पेन में इसका, मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। जब भी वर्ल्ड टूरिज्म की बात आएगी तब उसका हेडक्वार्टर मैड्रिड और या फिर स्पेन हो जाएगा। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि स्पेन टूरिज्म की बात हुई है, तो आपकी मूवी आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसके अंदर जो शूटिंग हुई थी वो स्पेन में हुई थी। स्पेन, पोलैंड, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये टूरिज्म को बहुत डेवलप करने के लिए कई सारे फैसिलिटीज देते हैं मूवीज में आने के लिए। जैसे कि अगर आप पोलैंड जाके किसी मूवी की शूटिंग करना चाहेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको एक हेलीकॉप्टर और वहाँ की जो अच्छी डेस्टिनेशंस है वहाँ पे आपको पूरा टूर कराएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आप वहाँ पे आए और शूटिंग करें, ताकि जब आपकी मूवी बन के आएगी तो दुनिया में उस जगह को काफ़ी फेमस, काफ़ी नेम और फेम मिलेगा, ठीक है। वैसे ही डेवलप किया जाता है किसी भी कंट्री का टूरिज्म। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी कंट्री के टूरिज्म को डेवलप करने का। तो वैसे ही स्पेन ने डेवलप किया था अपना टूरिज्म इंडिया में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। उसके बाद में अगर आप डाटा देखेंगे स्पेन की टूरिज्म का, इंडिया से जो लोग गए वो काफ़ी बढ़ गया था। 35 से 40% जो टूरिस्ट थे वो इस मूवी के बाद में स्पेन में जाना ज़्यादा चालू कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ये मूवी की जो लोकेशन दिखाई गई है उस वजह से। तो टूरिज्म हमेशा स्पेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम दूंगा मैं इनको, वो होगी IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसकी जो हेडक्वार्टर है, दोनों का हेडक्वार्टर, जो दुनिया की जो सबसे पैसों से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डॉलर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है, दुनिया को चला रही है। तो इसके बाद में जब भी आपकी पैसों की बात होगी, जैसे मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसका हेडक्वार्टर हमेशा US में होगा। और कहाँ होगा? वॉशिंगटन में, इसकी कैपिटल में, US की कैपिटल में। अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कैपिटल याद करने का तरीका। तो देखिए, जब भी पैसों से रिलेटेड कोई बात होगी, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूनाइटेड आपका US, वॉशिंगटन DC। और इन दोनों के जो हेड हैं उनका नाम भी याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ लेते हैं। और ये पूछ लेते हैं और पेपर में पूछना ज़रूरी इसलिए हो गया है आजकल, भारत के पेपरों में कई बार पूछ चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के हेड ने जो इनका नाम है, जैसे IMF की जो हेड है वो क्रिस्टीन लिगार्डे है, पहली फीमेल हेड है, फीमेल है जो कि IMF की हेड बनी थी, क्रिस्टीन लिगार्डे।
और जो वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है जिम योंग किम, साउथ कोरिया के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, जिम योंग किम। तो इन दोनों ने भारत की, अभी इनकी विजिट हुई थी भारत में। क्रिस्टीन लिगार्ड पिछले 2 साल में 2 बार आ चुकी हैं, जिम योंग किम भी आ चुके हैं भारत में, विजिट कर चुके हैं। और कई सारे जो डेवलपमेंट है, इंडिया की जो ग्रोथ रेट बढ़ रही है उसको लेकर उन्होंने तारीफ भी करी थी और बताई थी कि 7.6 जो परसेंट से आपकी जीडीपी का इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट है आपकी। तो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुई है। तो ये दोनों जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, जब कोई इंटरनेशनल, बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड जब भारत में आते हैं तब न्यूज़पेपर में बहुत हाईलाइट होते हैं। और जो न्यूज़पेपर में हाईलाइट होते हैं उन्हीं को स्टैटिक जीके से जोड़ के पेपर में क्वेश्चन बनाया जाता है। आप देख लीजिए, पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं स्टैटिक जीके के। तो ये दोनों नाम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखिएगा, क्रिस्टीन लिगार्डे और जिम योंग किम। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक कभी भी एक बैंक नहीं है, मैं आपको एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वर्ल्ड बैंक 2 बैंकों से मिलकर बनता है, IBRD प्लस IDA। दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि वर्ल्ड बैंक एक बैंक है, जैसे कोई ICICI एक बैंक है, एक जगह पे है, वैसे वर्ल्ड बैंक भी एक बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों एक बैंक नहीं है, ये 2 बैंकों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, जिसका नाम है IBRD और IDA। ओके, IBRD थोड़े मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है और IDA छोटे कंट्रीज जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लोन देता है। तो दोनों को लोन देता है वर्ल्ड बैंक। तो भारत IBRD और IDA दोनों से लोन ले लेता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगता है कुछ, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, जो पैसा आपने लिया है नो इंटरेस्ट। ओके, तो ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक कोई सिंगल एक बैंक नहीं है, 2 बैंकों को मिला के वर्ल्ड बैंक बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन के अंदर है। और इनके जो मेंबर हैं, IMF के जो मेंबर हैं वो 198 कंट्रीज हैं, 198 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 188 माफ कीजिएगा 188 मेंबर है। और वर्ल्ड बैंक के भी 188 मेंबर है। और इनकी जो डायरेक्टर है इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे ICAO, सिविल एविएशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिविल से, एविएशन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं या जो पहले हुए हैं वो मॉन्ट्रियल, कनाडा में काफ़ी हुए हैं, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। ये इसका लोगो है। तो कभी भी सिविल एविएशन की बात होगी तो अपन को मॉन्ट्रियल का ध्यान रखना है। उसके बाद में IMO, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। अभी तक जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बताई है इनको आसानी से याद किया जा सकता है। देखिए, काफ़ी इजी कोड इनको याद करने के तरीके हैं, लेकिन जो अब नाम आएंगे इनको के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये काम क्या कर रही है और साथ में इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मैरीटाइम। देखिए, मैरीटाइम का मतलब होता है सी, ओशन। तो जो ओशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन करेगी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, तो जब भी मैरीटाइम की बात होगी, सी की बात होगी, ओशन की बात होगी, तो लंदन इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैरीटाइम से आपको लंदन रिलेट करना पड़ेगा। अगला देखेंगे यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कभी भी इंडस्ट्री हो गई है आपकी, एटॉमिक एनर्जी हो गई है, ऐसे कोई भी एनर्जी कोई बाकी है, पेट्रोलियम है, ये ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट में काम आती है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी देखिए, न्यूक्लियर देखिए आप, तो इनके हेडक्वार्टर्स हमेशा आपको वियना में मिलेंगे। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो इसके जो हेडक्वार्टर है यूनिडो का, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वियना में मिलेगा आपको। तो इंडस्ट्रीज हो गई, न्यूक्लियर हो गए, एनर्जी, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, इन सब से रिलेटेड जब भी हेडक्वार्टर आएगा तो हमेशा वियना में आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल, ठीक है, ये अपनी पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड है। दुनिया में कैसे एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाया जाए
उस चीज़ को लेकर काम करता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है बर्न में। बर्न है स्विट्जरलैंड में, ये इसकी कैपिटल भी है बर्न। वैसे फेमस जो सिटी है स्विट्जरलैंड की वो जेनेवा है, लेकिन जो इसकी कैपिटल है स्विट्जरलैंड की वो बर्न है। तो इसलिए यूपीयू, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बर्न। अगला देखेंगे, ये कुछ यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम और उनके फंड्स हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कई सारे प्रोग्राम्स करती है, और उन प्रोग्राम्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी अपन को याद करना जरूरी है। कई बार पूछ लेते हैं, जैसे कि जो चीज़ जो न्यूज़ में चल रही है उससे रिलेटेड कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि वही प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप देखेंगे सीरिया में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, नाइजीरिया में हो रहे हैं, निगर में हो रहे हैं, पलायन बहुत हो रहा है, तो दूसरे देशों में रिफ्यूजीज बहुत सारे जा रहे हैं। रिफ्यूजी का मतलब होता है जो जो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिफ्यूजीज बोलते हैं, जिनके लिए प्रोटेक्शन भी दी जाती है। क्योंकि कई बार अगर किसी देश में ऐसे हालात खराब हो जाते हैं तो लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। वैसे सीरिया में हुआ, सीरिया से कई लोगों ने टर्की के रास्ते यूरोप में चले गए कई सारे देशों में, तो वहाँ पे रिफ्यूजीज को लेके बहुत सारे इश्यूज हुए। कई कंट्री ने इन लोगों को अपनाने से मना कर दिया था, कई कंट्री ने इनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, लेकिन ह्यूमैनिटी के तौर पे इनको इनको ध्यान रखना इन लोगों का बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही यूएनएचसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, माफ़ कीजिएगा, एक प्रोग्राम है जो कि इसके लिए काम करता है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये प्रोग्राम और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो अभी पिछले 2 साल से रिफ्यूजीज को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है रिफ्यूजी। वैसे कई सारे प्रोग्राम्स यूनाइटेड नेशंस के जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, डेवलपमेंट, चिल्ड्रन, ठीक है, तो इन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होगा। देखिए आगे देखिए, ये देखिए डीसीपी, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, डीसीपी, डीसीपी न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर हो जाएगा। जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी न्यूयॉर्क हो जाएगा। डी से डेवलपमेंट, सी से चिल्ड्रन, पी से पॉपुलेशन। डेवलपमेंट होएगा, उसके बाद लोगों का बच्चे होंगे, उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ेगी, तीनों रिलेटेड है। पहला डेवलपमेंट होएगा, उसके बाद में बड़े होंगे लोग, उसके मेल फीमेल, उसके बाद में चिल्ड्रन होंगे, उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो डीसीपी, डीसीपी से जब भी प्रोग्राम की या फंड की बात हो यूनाइटेड नेशन के, तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अब देखिए डीसीपी से, ये देखिए डी डेवलपमेंट, सी चिल्ड्रन, और उसके बाद में अगला देखेंगे आप डीसीपी पॉपुलेशन। ये देखिए पॉपुलेशन वाला, ये देखिए ये रहा यूएनएफपीओ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो यानी कि डेवलपमेंट, उसके बाद चिल्ड्रन, पॉपुलेशन, तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, तीनों का। ठीक है, तो तीन जो इंपॉर्टेंट जो आपकी ये है प्रोग्राम्स हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि एक तो पहला ये वाला डेवलपमेंट, उसके बाद में चिल्ड्रन, और उसके बाद में पॉपुलेशन, ये रहा। तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, डीसीपी, आपको सिर्फ डीसीपी याद रखना है, डेवलपमेंट, चिल्ड्रन, पॉपुलेशन, तीनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। अगला देखेंगे, ये आपको पहले ही बताया था मैंने, पहले एफपीओ था एक ऑर्गेनाइजेशन, अब है डब्ल्यूएफपी प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको शुरू में, फूड से जब भी रिलेटेड बात होगी उसका हेडक्वार्टर रोम होएगा। दुनिया में फूड लवर्स के लिए सबसे अच्छी जगह रोम है, तो फूड से रिलेटेड लोगों का हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, प्रोग्राम्स होंगे उसके, वो रोम में होंगे। आगे देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। कभी भी इन्वायरमेंट की बात होगी, ठीक है, इन्वायरमेंट की बात होगी, इन्वायरमेंट की, तो हमेशा नैरोबी होगा उसका हेडक्वार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरोबी, नैरोबी कहाँ है? केनिया में है। तो केनिया से मैंने पहले बताया था आपको, काफ़ी सारे मैचेस खेलते थे इंडिया क्रिकेट टीम, तो नैरोबी काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत फेमस है, फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी बात होगी तो वो होगी नैरोबी में। और साथ में हैबिटेट की भी। देखिए हैबिटेट,
इन्वायरमेंट साथ में हैबिटेट, लोगों के रहने के लिए इन्वायरमेंट, लोगों के रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन के रहने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी हैबिटेट, यूएन हैबिटेट की बात होगी, और ये पॉपुलेशन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, यूएन हैबिटेट, तो यूएन हैबिटेट ये जो प्रोग्राम है और यूएनईपी प्रोग्राम है, दोनों के हेडक्वार्टर नैरोबी में होंगे। दोनों के हेडक्वार्टर नैरोबी में, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेट करता है हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि वहाँ पे रहने की आपको कितनी सहूलियत है। तो दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में। तो आपके देखिए दो और यहाँ पे जो लिस्ट में दो और प्रोग्राम थे वो भी आपको याद हो जाएंगे। यूएन हैबिटेट नैरोबी, और साथ में ये रहा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये भी नैरोबी में। तो आपकी कभी भी इन्वायरमेंट या फिर हैबिटेट की बात हो तो उसका हमेशा नैरोबी में होगा। फूड की अपन ने बात कर ली है, जब भी फूड की बात होगी तो उसका हेडक्वार्टर रोम होगा। अगला देखेंगे, दो और आपको दो चीज़ें और आसानी से याद हो जाएगी जब भी एड्स का या फिर रिफ्यूजीज की बात होगी तो उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। जेनेवा, देखिए एड्स, HIV एड्स दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। इसकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है दुनिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में, रिफ्यूजीज का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में, जो कि अपन ने बात करी थी। ये देखिए यूनाइटेड नेशन, मैंने अभी आपको पहले बताया था सीरिया में कैसे रिफ्यूजीज़ को लेके इशू हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये जो होगा आपका रिफ्यूजीज़ और एड्स दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रिफ्यूजीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और एड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा में। दोनों प्रॉब्लम्स का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे जेनेवा में। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं ये सारे। देखिए सारी के सारे प्रोग्राम्स हैं वो आपको आसानी से याद होगा। ये मैप है, आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद नहीं रखना है। जैसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है वो सिर्फ आपको मैप के थ्रू याद जल्दी हो जाता है कई बार। तो अगर आप देखेंगे कि भाई मैप में कि कनाडा में मॉन्ट्रियल में कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, तो कनाडा में मैप से आप ICAO है। उसके बाद में टूरिज़्म आपके स्पेन में है, स्पेन यहाँ पर है, तो आपके ये WTO है। उसके बाद पेरिस यहाँ पे है, तो ये आपके यूनेस्को है। IMO मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी आप अपन बात करेंगे, इसका काम भी बात करेंगे कैसे ये काम करती है। ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग, नीदरलैंड, हॉलैंड भी बोलते हैं जिसको, दो नाम है इस देश के, नीदरलैंड या हॉलैंड। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। मैंने आपको बताया पोस्टल से रिलेटेड बर्न में है। वियना में कई सारे हैं, मैंने आपको बताया एटॉमिक एनर्जी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो वियना में है। वैसे ये सब इंपॉर्टेंट है, वियना वाले, हे वाले, बर्न हो गया, ये सब जो जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, मैंने आपको न्यूयॉर्क में बताए थे कैसे चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तीनों रिलेट करेंगे न्यूयॉर्क से। ओके, वैसे ही यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी टोक्यो में, वैसे ही और भी कई सारे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अमेरिका का मैप देखेंगे अगर आप, ये अमेरिका का मैप देखेंगे, ये देखिए दो, एक नीचे जा रहा है, मैंने बताया था पैसों से रिलेटेड IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, जिसके अंदर दो हैं, IBRD, IDA, दोनों के दोनों वाशिंगटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनेवा में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, काफ़ी सारे मैंने आपको कोडिंग भी बताई थी उसकी। PM हरिलाल थे, PM हरिलाल थे, यहाँ से आपके कई सारे हो गए थे, हेल्थ भी हो गया था, लेबर हो गया था, टेलीकम्युनिकेशन हो गया था, ओके, मेट्रोलॉजिकल हो गया था। तो ये सारे जेनेवा में इंपॉर्टेंट है। रोम के मैंने आपको बताया था फूड से रिलेट किया था, फूड, तो ये देखिए फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हमेशा इससे रहेगा। नैरोबी में मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल हैबिटेट रहने की, तो ये नैरोबी में हो गया। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ना भी करें तभी चलेगा, लेकिन जो जो मैंने टिक करे हैं इनको आप मैप के थ्रू देखेंगे अगर एक बार, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद ये मैंने आपको कोडिंग बताई थी कैसे याद करना है। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके काम और साथ में इनके हेडक्वार्टर्स।
जैसे पहला देखेंगे अपन एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दुनिया में वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ये दुनिया को लोन देता है, पूरी वर्ल्ड को लोन देता है, वैसे ही एशियन कंट्रीज के लिए खोला गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस में है, जिसका फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। आप आसानी से याद कर सकते हैं। इंडिया में एक सिटी का नाम है मनाली और यहाँ पे है मनीला। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी, देखिए इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, एशिया का डेवलपमेंट करेगा जो बैंक, वो होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, अगला देखेंगे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, आईसीआरसी, ये इसका लोगो है। आपको नाम से ही प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस सिंबल होता है डॉक्टर का, हेल्थ का। तो इसलिए इसका जो काम है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये दुनिया की जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, लोगों की हेल्थ है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के काम आता है। आईसीआरसी, दुनिया का जो पहला पहला नोबेल अवार्ड जो मिला था, वो इन्हीं को मिला था, नोबेल इसी कमेटी को मिला था, रेड क्रॉस कमेटी को। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि रिफ्यूजी की प्रॉब्लम हुई या फिर आपके एड्स की प्रॉब्लम हुई, हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, रेड क्रॉस है, काम कर रहा है दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा काम किया है इसने लोग, दुनिया की ह्यूमैनिटी को लेकर। सबका हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेगा। प्रॉब्लम्स, रिफ्यूजी, एड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिनेवा हेडक्वार्टर। अगला देखेंगे फीफा, सभी को पता है दुनिया में बहुत ही हॉटशॉट टॉपिक है ये फीफा। अभी जो हो रहा है वो रियो में हो रहा है, माफ कीजिएगा, जो लास्ट हुआ था, अभी तो ओलंपिक जो हो रहा है वो रियो में हो रहा है, तो इसलिए रियो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फीफा जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था, वो भी रियो में हुआ था, ब्राज़ील में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फीफा आपके लिए। ठीक है, तो इसका जो कहाँ पे हुआ था, कौन सी कंट्री ने जीता था, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जूरिक में है। जूरिक भी बहुत फेमस सिटी है स्विट्जरलैंड की। देखिए स्विट्जरलैंड की काफ़ी सारी फेमस सिटी है, बर्न जो उसकी कैपिटल है, उसके बाद में जेनेवा, ठीक है, जूरिक। तो इसका जो हेडक्वार्टर है फीफा का, वो जूरिक में है, याद रखिएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, देखिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का, सबसे, मैंने आपको इसके बारे में बताया था शुरू में भी जब अपन ने स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शुरू में बात की थी, वो इसी की है, यूनाइटेड नेशंस की। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने का, जो जो डेवलपमेंट कराने का, वो किसी के पास में राइट्स हैं या जो करवा रहा है, वो यूनाइटेड नेशन है। मैंने आपको बताया था वुड्सो विल्सन का आइडिया था यूनाइटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। ठीक है, एफडीआर, पहले वर्ल्ड कप, पहला जो, माफ कीजिएगा, पहला जो वर्ल्ड, अपनी लीग ऑफ नेशन जो बनी थी, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी। उसका जो हेडक्वार्टर था जिनेवा में, और वो जो आइडिया था वो था वुड्सो विल्सन का। और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया। इसका आइडिया था एफडीआर का, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। लीग ऑफ नेशंस, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीग ऑफ नेशंस, इसका आइडिया था वुड्सो विल्सन का। उसके बाद में जो यूनाइटेड नेशन बना, उसका आइडिया मिला एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 4 बार, 4 टाइम्स यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है, ये नाम भी बहुत फेमस है। और यूनाइटेड नेशन का आइडिया किसका था, ये भी बहुत फेमस नाम है, एफडीआर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और जो पहली वर्ल्ड वॉर के बाद में जो बना था लीग ऑफ नेशंस, उसका आइडिया था वुड्सो विल्सन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सैन फ्रांसिस्को में इसकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पे इसका गठन हुआ था। और 5 देश थे जो शुरू में, 5 देश जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया था, और इसके परमानेंट मेंबर बनाए गए थे 5 देश। आपको पता होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े देश हैं, जिनको
यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप है जिनके पास में, यूएस, यूके, उसके बाद में फ्रांस, उसके बाद में चाइना और रशिया, दुनिया के 5 बड़े देश जिनको परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके। इसको लेके भारत में ने भी अपनी अप्लाई कर रखी है मेंबरशिप के लिए, जो कि अभी मिली नहीं है। चारों देश एग्री कर चुके हैं, लेकिन चाइना ने अभी तक एग्री नहीं किया है। और जितने भी डिसीजन होते हैं, मैंडेटरी डिसीजन जो होते हैं, वो इन 5 की सहमति के बिना ही होंगे, सहमति के साथ में ही इसके अंदर चेंजेस होंगे। इसीलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता अभी तक भारत को नहीं मिली है। आगे देखेंगे यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी। देखिए यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी भी है, ओके। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है, टोक्यो, जापान, जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी भी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ये पूछा गया था किसी एक पेपर में, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जो कि टोक्यो में है, जापान में। नाटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नाटो, ठीक है। नाटो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये काउंटर अटैक करने के लिए बनाई गई थी यूएसएसआर को, यूएसएसआर जो कि पहले सोवियत संघ जिसको बोलते थे, जो कि बाद में रशिया और काफ़ी सारे कंट्रीज बने, बाद में टूटने के बाद में कई सारे कंट्रीज बन गए। तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए अमेरिका ने, यूएस ने यूरोप के कई कंट्रियों के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अमेरिका के, ये अगर अमेरिका है, बीच में अटलांटिक ओशन है और यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे यूरोप है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दोनों को मिला दिया रशिया को टैकल करने के लिए। तो बनाया गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये देशों का सिद्धांत जो है, ये एक मिलिट्री अलायंस है। ये मिलिट्री ने, इन सब की मिलिट्री आपस में काम करती है और ये मिलिट्री अलायंस है एक, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 28 मेंबर्स हैं इसके, इसके जो देश हैं वो 28 मेंबर्स इसके देश हैं। और सभी का सिद्धांत है, अगर किसी एक देश के ऊपर हमला हुआ तो यानी कि ये लोग मानेंगे सभी देशों पे हमला हुआ। इसीलिए इन देशों पे हमला करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रशिया और अभी टर्की में काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, जब एक रशिया का प्लेन गिर गया था। लेकिन उसके बाद में रशिया कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो टर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। नाटो का सदस्य का मतलब, अगर आपने उसके ऊपर अटैक कर दिया, यानी कि आपने यूएस पे, कनाडा पे, फ्रांस पे, यूके पे, इटली पे, सभी पे अटैक कर दिया, ओके। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अपन नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगली देखेंगे ओईसीडी। देखिए नाम, इसके जो स्लोगन है उसमें देखिए, बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइफ, यानी कि ये लोग बेटर लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं और बेटर लाइफ पे काम कर रहे हैं। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। मैंने आपको बताया था दुनिया की प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का हो रहा है, डेवलपमेंट की जिसकी प्रॉब्लम है वो पेरिस में फैशन के साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन ये भी है। इकोनॉमी, दुनिया में जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगी, पेरिस में जो हेडक्वार्टर है। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, लोगों को कॉपरेट करती है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और कैसे डेवलपमेंट किया जाए उसके तरीके बताती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में। अगली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ओलंपिक होने वाले हैं, कुछ दिनों में ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत को लेकर इस बार लगाए जा रहे हैं कि भारत ने अपना सबसे बड़ा सदस्यता दल भेजा इस बार, 100 से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा लोगों को भेजा इस बार ओलंपिक के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो उम्मीद है इस बार भारत के ज़्यादा मेडल आएंगे, तो इसीलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कमेटी है, इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। देखिए जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक में जाने के लिए, जितने भी लोग इसको क्वालिफाई करते हैं, सबके लिए एक बेंचमार्क होता है,
सभी एथलीट के लिए, सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो जो बेंचमार्क बनाती है, जैसे कि मान लीजिए किसी को 100 मीटर किसी को अगर 10 सेकंड में भागना है, तो ये एक बेंचमार्क है जो कि आईओसी बनाता है। अगर उससे कम में अगर आप भाग लेते हो तो आपको आपको ओलंपिक के अंदर क्वालिफिकेशन मिल जाता है ओलंपिक के अंदर, या फिर आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत लेते हो, या फिर एक वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री भी होती है जो कि कंट्री अपनी तरफ से भेजता है, वो आईओसी को भेजता है। तो जितने भी देश की जो भी आपकी ओलंपिक कमेटी होगी, उसके ऊपर जो कमेटी होगी वो आईओसी होगी हमेशा, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जितने भी ओलंपिक को लेके चेंजेस करना, किसी को हटाना, कोई भी इनोवेशन की बात, टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ ऐड करना, ये सब काम आईओसी करेगा। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, लॉसन है, सिटी है लॉसन है, वहाँ पे इसका। अगला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जब भी क्रिकेट की बात आती है, भारत के पेपर में काफ़ी बार क्रिकेट के सवाल पूछे जाते हैं। हर 3 में से एक जो पेपर होगा उसमें क्रिकेट का सवाल आता ही आता है, कैसे भी आता है। या तो किसी आईपीएल से रिलेट कर दिया जाएगा, वर्ल्ड कप से रिलेट कर दिया जाएगा, या फिर आईसीसी से रिलेट कर दिया जाएगा। देखिए आईसीसी का हेडक्वार्टर वो है दुबई में। लोगों को लगता है या तो इंडिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, लंदन में होगा, क्योंकि जो बड़े देश हैं वही क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये याद रखने वाली बात है, दुबई, यूएई। ठीक है, यूएई की जो कैपिटल है, मैंने आपको पहले में बताया था कि सबको लगता है दुबई है, लेकिन अबू धाबी है इसकी कैपिटल, लेकिन जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, आईसीसी का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे ओपीईसी। ओपीईसी मैंने आपको शुरू में बताया था, जब भी एटॉमिक एनर्जी की बात होगी, पेट्रोलियम की बात होगी, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर वियना में मिलेंगे, वियना। ओके, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है इस बार, ओपीईसी का वियना में, ऑस्ट्रिया में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जितने भी पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, ये सब आपस में मिलके एक क्रूड ऑयल की रेट डिसाइड करते हैं। कितने, ये सब मिलके आपस में क्रूड ऑयल की रेट डिसाइड करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम वही है, कई सारे देश इसके मेंबर हैं। तो ये सारे देश मिलके आपस में मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि इस वक्त कौन कौन से जो क्रूड ऑयल की जो रेट है इंटरनेशनल मार्केट पे, उसको स्टेबल करना है, बढ़ाना है, घटाना है, वो कैसा है। तो ये सारे जो काम है वो ओपेक करेगा। इसको ओपेक नेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में इसका हेडक्वार्टर। और इसके जो मेंबर्स हैं वो 12 मेंबर देश हैं इसके, 12 मेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मेंबर भी याद कर लेनी चाहिए अगर आप यूपीएससी का एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो 12 मेंबर हैं जो कि ओपेक के इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, कुछ एक अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, और कुछ एक एशिया की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और इसमें जो लार्जेस्ट कोटा है, सबसे ज़्यादा ऑयल निकालने का कोटा है, वो सऊदी अरेबिया के पास है। सऊदी अरेबिया को लार्जेस्ट कोटा मिला हुआ है यहाँ पे, सऊदी अरेबिया को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर साल एक रिपोर्ट निकालती है, रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें करप्शन को लेके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन को लेके अपने दुनिया में रैंकिंग बताती है कि कौन से देश करप्शन कितना ज़्यादा करप्टेड है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्लिन में है, जर्मनी, जो कि उसकी कैपिटल भी है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जानना। तो ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पता लगता है कि कौन सा देश कहाँ पर है। कुछ सालों पहले भारत की रैंकिंग 96 नंबर पे थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, 85-80 के बीच में आ चुकी है भारत की रैंकिंग। तो यानी कि भारत में थोड़ा सा करप्शन कम हुआ है, करप्शन को लेके। और जो दुनिया में जो सबसे लीस्ट करप्टेड कंट्रीज़ है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, एनएसडी। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में अपने, ये जो संस्था है, इससे आपको याद करना है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त कई सालों पहले वहाँ पे आरंभ कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। उसी के वजह से वहाँ पे करप्शन कम हुआ, और वो देश आज टॉप 10 लीस्ट करप्टेड कंट्रीज में से है। जैसे एनएसडी हो गए आपके, न्यूजीलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक रिपोर्ट निकालती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, CON, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। देखिए कॉमनवेल्थ कौन कौन से देश होते हैं जहाँ पे क्वीन ने राज किया है, यानी कि ब्रिटेन ने कहीं वहाँ पे अपना कभी ना कभी वहाँ पे रूल किया है। ठीक है, इसके 53 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये वही देश है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आया करते थे, जिनमें से भारत भी एक है। तो जो अपने कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ये उन्हीं देशों के बीच का टूर्नामेंट है जहां पे कभी यूके ने रूल किया है। ओके, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स वही है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, क्योंकि यूके ने आज किया था, तो आप कॉमनवेल्थ से यूके लगा सकते हो, यानी कि लंदन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका काम है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन का डेवलपमेंट दुनिया में कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन से देश किस नंबर पे हैं, ये HDI रिपोर्ट बताता है। ये HDI का काम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है। ठीक है, तो ये जो काम है एमनेस्टी इंटरनेशनल जब भी करेगा तो 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसको लेके ये दुनिया में अपनी रैंकिंग डिसाइड करता है। जैसे कि एक एजुकेशन, दुनिया में तीन तीन इसके पैरामीटर्स होते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के। जैसा एक एजुकेशन, एक लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का यानी कि किस देश में कितनी उम्र है एवरेजली किसी भी ह्यूमन की, मेल फीमेल की। और तीसरा इसके पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो इन 3 पैरामीटर के ऊपर मैं आपको वापस से थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। एजुकेशन पहला, दूसरा लॉन्गिविटी, तीसरा पर कैपिटा इनकम। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट बनाता है, किसी भी देश की रैंकिंग बनाता है और उसको पब्लिश करता है। तो भारत इसके अंदर मिडिल इनकम कंट्रीज में, जैसे 0 से लेके 1 तक पॉइंट मिलते हैं, तो भारत इसमें 0.56 है, यानी कि मीडियम है। 0.4 से नीचे बहुत ही पुअर, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, 4 से लेके 7 के बीच में डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके बाद में डेवलप्ड कंट्रीज है। तो वहाँ पे डेवलप्ड में वही है सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो मैंने आपको बताया, NSD, न्यूजीलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, ये सब जो देश हैं यही यहाँ पे भी लीड करते हैं, यानी कि मोस्ट डेवलप्ड देशों में। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो देखिए लंदन में है, डेवलपमेंट लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। तो आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कई देशों ने अप्लाई किया है। जो दो देशों के जब केसेस होते हैं आपस में, दो बड़े देशों का, जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर दो स्टेट के बीच में केस हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन दुनिया में अगर दो देशों के बीच में कोई लड़ाई है तो उनको ICJ सॉल्व करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग में। हे एक सिटी है नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो इंटरनेशनल, जो इसके यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो 6 ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन प्रिंसिपल, उसमें से एक है ICJ। ओके, तो इसके अंदर इंडिया के जजेस भी बने। यहाँ पे जो जजेस बनते हैं वो उनके पैरामीटर्स भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के। जो बड़े बड़े जजेस है दुनिया के, उनको यहाँ पे जज बना दिया जाता है। तो इनके जो जज का टेन्योर है वो 15 साल का होता है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे जो भारत के जो जो एक कई बार अपने नाम पूछ लेते हैं कई बार कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन से निम्नलिखित में से कौन से फॉलोइंग में से वहाँ पे जज बने हैं। तो मैं आपको, भारत में आज तक 4 ही ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने हैं। तो मैं उनके आपको नाम बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। BN राव, उसके बाद में नागेंद्र सिंह,
उसके बाद में RS पाठक, और लास्ट जो है वो दलवीर भंडारी है। बहुत ही फेमस नाम है दलवीर भंडारी। तो ये जो 4 नाम हैं, ये वो जजेस हैं भारत के जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बने, जो वहाँ पे 15 साल जिनका टेन्योर होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंटरनेशनल जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करना, जिसका हेडक्वार्टर है हेम है, नीदरलैंड के अंदर। अगला अगर आप देखेंगे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मैंने आपको पहले बताया था, पेट्रोलियम की बात हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, एटॉमिक एनर्जी की बात हो, सबका हेडक्वार्टर होगा वियना। पहले भी अपन ने पढ़ा है कि देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में है। ये जो एजेंसी है ये वॉचडॉग है किसका? न्यूक्लियर का। कि दुनिया में कोई न्यूक्लियर जो प्रोग्राम बन रहे हैं ना, वो हमेशा सिविल के पर्पज से बने, कभी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ये काम ना हो, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी ये सब ना हो। ठीक है, तो ये देखना अपने लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में देखना बहुत ज़रूरी है। तो दुनिया में कहाँ पे भी न्यूक्लियर को लेके, एटॉमिक एनर्जी को लेके, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके कौन से काम हो रहे हैं, इसको देखने का काम है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जिसका हेडक्वार्टर है वियना में। उसके बाद देखेंगे अपन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ये देखिए, ये वो सारे देश हैं जो अपने नेबर्स हैं। ओके, इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो 7 थे, और ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया को आसपास के देशों में अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाउंड्रीज डिस्प्यूट है वो कम रहे, इसलिए सार्क को डेवलपमेंट होता रहे। इसके जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो 8 हैं, 8 मेंबर है जो इसके प्रेजेंट मेंबर हैं, 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, 8 मेंबर हैं इसके। और जो 8 मेंबर जो हैं वो देखेंगे आप, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान। 7+1, पहले 7 थे फाउंडर मेंबर, बाद में अफगानिस्तान जुड़ गया। तो आपके लिए देखने वाली इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है। तो आपके लिए ये याद रखना जरूरी है कि जो म्यांमार है, काफ़ी पेपर में पूछा गया, काफ़ी, म्यांमार जो है, बर्मा जिसको बोलते हैं, ये सार्क का मेंबर नहीं है, ये सार्क का मेंबर नहीं है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बाकी सब जो आसपास के अपने देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे इसके मेंबर्स हैं, प्लस अफगानिस्तान, मैंने आपको भी बताया। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंटरनेशनल बिजनेस, ये वो सारे देश हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? जैसे आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अगर इंडिया यहाँ पर है तो ये सारे यहाँ पर है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो देश आते हैं, इंडिया से अगर आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो बीच में जो देश आएंगे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, और ये सारे फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, ये सारे के सारे देश को साउथ ईस्ट एशियन बोलते हैं। तो म्यांमार, लाओस, ये सब इसके मेंबर्स हैं। तो इसके जो अभी मेंबर हैं, ठीक है, वो सारे काफ़ी सारे देश हैं। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसके 5 मेंबर थे, और अभी इसके प्रेजेंट जो मेंबर हैं वो 10 मेंबर हैं एशियान के, जिसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कई बार पूछ लेते हैं कि इंडिया एशियान का मेंबर है कि नहीं है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में, इंडोनेशिया में। साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, ये भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो देश पड़ेंगे वो सारे के सारे यही वाले देश होंगे। तो ये सारे देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडिया ने भी इनके साथ काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी के लेके टाइप्स किए हैं। ओके, तो एशियन कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे देशों ने इसके लिए कई टाइप्स किए हैं, इसके लिए साथ में काम करते हैं, जैसे ASEAN+3, ASEAN+6। ओके, ASEAN+3 में चाइना जुड़ गया, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने इसके साथ में कोलैबोरेशन किया एशियन कंट्रीज के साथ में, एशियन कंट्रीज के साथ में डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक एसोसिएशन है किसकी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में। एपेक, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एपेक, APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक। ठीक है, इसके मेंबर जो हैं दुनिया में वो 21 मेंबर है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है, सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, 1989 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी। आपके लिए याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कब स्टैब्लिश हुई थी। इंपॉर्टेंट जो है वो है कि कितने मेंबर हैं, 21 मेंबर हैं। इंडिया पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है, याद रखिएगा। AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बीजिंग चाइना। AIIB बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रिसेंटली इसको लेके काफ़ी सारे बातें हुई है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट की। इसके साथ में इंडिया ने भी काफ़ी सारे पैसे जो रेज करे हैं यहाँ से डेवलपमेंट के लिए। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, उसके इन्वेस्टमेंट को लेके ये बैंक काम करता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी जाना जरूरी है, बीजिंग चाइना। चाइना ने ही इसको लेके इनिशिएट किया था, इस बैंक को लेके। अगला देखेंगे एनडीबी, ब्रिक बैंक, इसको बोलते हैं ब्रिक बैंक भी बोलते हैं, एनडीबी। ठीक है, तो ब्रिक बैंक, ये ब्रिक नेशंस का बैंक है। जो ब्रिक नेशंस, मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रिक नेशंस के बारे में पिछले वाले वीडियो में। ब्रिक नेशंस बताते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश मिला के ब्रिक नेशन बनते हैं। ठीक है, तो इन बैंकों, इन जो ये 5 देश है, ये दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा GDP दुनिया की इनके ऊपर डिपेंड करती है, डेवलपमेंट इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुनिया के लिए भी काम, दुनिया में डेवलपमेंट को लेके काम करते हैं। तो इसका जो नाम है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है। देखिए, ये बनाया गया ब्रिक नेशंस ने कि हर कंट्री अपने यहाँ से कुछ पैसा रिलीज करेगा, और आपस में जब भी किसी को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होगी तो ये यहाँ से जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, चाइना में। ठीक है, तो ब्रिक नेशन को कभी डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो एनडीबी से ले सकते हैं। जैसे कि एक वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, AIIB हो गया, तो वैसे इंडिया के लिए एक दरवाज़ा और खुल जाता है डेवलपमेंट के लिए ब्रिक नेशंस का। ठीक है, एनडीबी का, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। तो आपको कई बार ये पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रिक नेशन से जुड़ा हुआ है, ब्रिक बैंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ब्रिक बैंक बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको सभी को इसके हेडक्वार्टर और इनका काम, ये सब आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम wifistudy.com। थैंक यू।